साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से देखेंगे समान विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण बात। और पिछले क्लास में जीव विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे थे मानव के श्वसन अंगों के बारे में। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। जहां तक क्लास हो गया है उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा कमांड कर चुके होंगे। क्वेश्चन आवर जल्दी ही शुरू होगा, तो क्वेश्चन आवर जो चैप्टर का चल रहा है आप लोग बनाएं, 100% बनाएं। जितना क्वेश्चन दिया जाता है उतना बनना चाहिए, तब जाकर के आपकी तैयारी कमीशन लेवल के बीपीएससी तक हो जाएगी, जिसमें कहीं से कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दें। देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में अपने अपने विचारों को भी दें, ताकि हम आपके लिए और ज्यादा अच्छे से कर सकें। बहुत जल्दी जो कहा था हमने व्हाट्सएप ग्रुप की बात और जो टेस्ट सीरीज की बात है वो मैं बहुत जल्दी शुरू करने जा रहा हूं। उसका जो भी फॉर्मेट होगा, जो भी करना होगा, जिस रूप में, वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। थोड़ा सहयोग चाहिए आप लोग का कि आप उसमें जो भी मेरे पास सिस्टम है, जो संसाधन है, उसी के अंतर्गत काम करना है। तो उसमें आप लोग मेरे साथ चलेंगे, कदम से कदम मिलाकर आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का समान विज्ञान का क्लास। और आज हम लोग को देखना है, यहाँ चित्र बना हुआ है और चित्र से आप समझ सकते हैं कि ये क्या है। तो जो बना हुआ है ये मुख्य रूप से मानव का मुख्य श्वसन अंग है। ये ध्यान रखना है, मुख्य श्वसन अंग। तो श्वसन अंग हम चर्चा किए थे पिछले क्लास में, और ये क्लास बायोलॉजी के पिछले क्लास में शुरू हुआ था, जिसमें श्वसन अंग के पूरे स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, जिसमें नोज की बात किया, नॉस्ट्रिल की बात किया, नेजल चैम्बर की बात किया, फेरिंग्स की बात किया, लैरिंग्स की बात किया। ये सब हमने बताया है आपको। तो वो सब सहायक अंग हैं। अब यहाँ के बाद चलेंगे तो मुख्य श्वसन अंग की बात करेंगे। और मानव में मुख्य श्वसन अंग कौन होता है ये पूछ दिया जाए तो आप ध्यान रखेंगे कि मानव में मुख्य श्वसन अंग जो होता है उसको लंग्स कहा जाता है। तो लंग्स मतलब फेफड़ा, ये ध्यान रखना। तो ये फेफड़ा बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लंग 2 है, इसलिए प्लूरल फॉर्म में लिखा गया। सिर्फ एस नहीं होता तो एक लंग होता, लंग्स लगा हुआ मतलब 2 है। मतलब देख रहे हैं यहाँ 1 और 1 2 फेफड़ा है, और इसी से हमारा जीवन चल रहा है। यही जीवन को बताता है, जिंदगी चल रही है या नहीं चल रही है, किसी की मौत हो गई है, कोई जिंदा है, उसकी सूचना यही देता है। आज कोविड-19 का काल है, कोरोना वायरस से पूरी दुनिया भयभीत है, और उसमें यही सिस्टम कोलैप्स करता है। जब कोरोना होता है तो यही काम करना बंद कर देता है, आदमी की डेथ हो जाती है। और इसलिए हमने कहा था कि इस चैप्टर के माध्यम से कोरोना वायरस का जो प्रभाव है उसको समझने का प्रयास करें। तो ये फेफड़ा की बात करेंगे, और फेफड़ा के पहले जो भी अंग है श्वसन अंग के तौर पर उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब आगे चलें तो इसको देखें। तो पहले हम इस स्ट्रक्चर को पूरा समझा देते हैं। मेन आपको स्ट्रक्चर ही समझना कि क्या क्या है और किसको किस रूप में देखते हैं, और फिर इसके फंक्शन की भी बात कर लेंगे। तो आपका फेफड़ा या मानव का श्वसन अंग संपन्न हो जाएगा। और इससे ज्यादा आपको किसी भी एग्जाम में, खासकर जनरल कंपटीशन में, बीपीएससी यूपीएससी में बैठेंगे, कोई सवाल बाहर नहीं जाएगा। बस ध्यान से आप देखें और समझें कि हो क्या रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले ये चित्र को समझना है। ये हमारा गर्दन है, गर्दन के ऊपर हेड होता है, और ये चेस्ट रीजन है पूरा। ये ध्यान रखना, ये चेस्ट रीजन है। इधर हाथें हमारी, इसके नीचे स्टोमक है। तो ये चेस्ट वाला पार्ट है। और चेस्ट वाला जो पार्ट होता है जिसके अंदर ये सब बंद है, इस जगह को एक नाम दिया जाता है। और उस नाम को ध्यान देना है कि चेस्ट के अंदर जो पार्ट है, ये जगह पर जो व्यवस्थित है, इसका नाम थोरैसिक कैविटी है। ये ध्यान रखना, थोरैसिक कैविटी, ये ध्यान देना है पहला। तो कभी कभी पूछ देगा कि फेफड़ा कहाँ होता है, तो थोरैसिक कैविटी में होता है। और थोरैसिक कैविटी को हिंदी में वक्ष गुहा कहते हैं। वक्ष गुहा। तो शरीर में बहुत सारे गुहा है। गुहा मतलब गुफा होता है, खाली जगह। तो ये चेस्ट वाला पार्ट है, और एक गुफा है जिसमें ये सब व्यवस्थित है। क्या क्या चीजें हैं, कैसे, वो हमको देखना है। तो ये ध्यान रखना है, मेन सेंटर यही है, थोरैसिक कैविटी, इसी में सबको रहना है।
अब यहाँ हेड के ऊपर की बात तो हम लोग नर्वस सिस्टम में जब ब्रेन पढ़ेंगे तो हम बताएंगे। ये गर्दन का पार्ट है, और गर्दन में ये जो है इसी का नाम लैरिंग्स है, ये ध्यान रखना है, लैरिंग्स। तो लैरिंग्स हम पढ़ा चुके हैं पिछले क्लास में। इसका दूसरा नाम बता सकते हैं क्या है? क्या है इसका दूसरा नाम पूछेगा एग्जाम में। तो हमने कहा था लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी कहते हैं, लैरिंग्स को एडम्स एप्पल भी कहा जाता है, सब बताया गया। एकदम हम कह रहे हैं कि बार बार 100% चीजों को कमांड करें, पूरा विश्वास करके, दुविधा में न रहें कि क्या हो रहा है और क्या पढ़ लें, और कुछ नहीं पढ़ना। जो हम बता रहे हैं, जो भी विषय हम बताते हैं, चाहे वो करेंट हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, आगे जो भी बताएंगे इतना बता देते हैं कि आपको एग्जाम में कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। तो ध्यान रखना है। तो लैरिंग्स साउंड बॉक्स है हमारा, वोकल कॉर्ड भी कहते हैं, इसी से साउंड निकलता है। जो हम बोल रहे हैं वो यही क्रिएट कर रहा है। ये जिसका काम नहीं करता वो आदमी गूंगा हो जाता है, गूंगा होने के बहुत सारे कारण। तो ये ध्यान रखना है, साउंड इसी से बनता है हमारे शरीर में। अब यहां से चलें तो नीचे में ध्यान रखना है कि ये लैरिंग्स के अंदर अंदर एक पाइप है, ये पाइप है, ये नली, और इस नली को हवा की नली कहते हैं। जो हमने कहा था, ये फायरिंग्स डिवाइड हुआ दो भाग में, एक चला गया फूड पाइप और एक हो गया हवा की नली, जो हम सब समझा चुके हैं पिछले क्लास में। अब यहां ध्यान रखना कि इसी के नली के ऊपर एक ग्रंथि है यहां पर, जिसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं। ये ध्यान रखना है, थायराइड ग्लैंड, ये ध्यान रखना है। यही आजकल हमारे लिए समाज में एक बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। ये थायराइड ग्लैंड है, इस नली के ऊपर अवस्थित है, इसी से थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन बनाता है जिसको थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी पूछ देगा कि थायराइड ग्लैंड कहां होता है, तो कहेंगे थायराइड ग्लैंड हवा की नली के ऊपर गर्दन में सिचुएटेड होता है। और जब ये खराब हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो लोगों में थायराइड की शिकायत आ जाती है, गला फूल जाता है, और ज्यादा फूल जाएगा तो कहेंगे ग्वाइटर हो गया, घेंघा बीमारी हो गई। तो कई लोगों को देखे होंगे, महिलाओं को, पुरुषों को गला बाहर निकल आता है। तो निकलने का वजह यही है, इसलिए हम ये सब चीजों को यहां लेकर चल रहे हैं, समझना है इसको। अब आगे चलें तो ये जो नली है, मुख नली, ये हवा की मुख नली है, और इस मुख नली का नाम है, और नाम जो है आपको याद रखना है, जिसको ट्रैकिया कहा जाता है। ये ध्यान रखना, यही मुख स्ट्रक्चर है हवा को जाने वाला। तो नाक से जो हवा लेते हैं तो हमारे गर्दन तक पहुंचता है, और गर्दन के बाद वो नली में जब प्रवेश करता है, तो जिस नली के द्वारा फेफड़े में जाना है, ये मुख नली ही ट्रैकिया, जिसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। और हमने कहा था कि कीटों में, इंसेक्ट्स में, ड्रैगन फ्लाई में, मक्खी में, चितचट्टा में इतना ही होता है, उसके पास ये सब नहीं है। और इस एग्जाम में पूछता है कि कीटों में श्वसन अंग कौन होता है, तो ट्रैकिया होता है, क्योंकि उसके पास फेफड़ा नहीं। तो ट्रैकिया मुख नली है, ये ध्यान रखना। ये क्या है? हवा की मुख नली, हवा की मुख नली, इसी को अंग्रेजी में विंड पाइप भी कहते हैं। तो मुख नली है मेन नली। अब नली देख रहे हैं कि आगे आया है, लेकिन इस नली पर ऐसे ऐसे लाइनिंग, और ये लाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइनिंग यहां से शुरू हुआ है और यहां तक है, फेफड़ा के पहले तक। और इस लाइनिंग को ध्यान रखना है कि इस लाइनिंग को जो हम देख रहे हैं यहां, ये लाइनिंग का नाम सी शेप्ड रिंग है। ये ध्यान रखना है, सी शेप्ड रिंग। तो सी शेप मतलब सी आकार का, अंग्रेजी में जैसे सी लिखते हैं, तो सी आकार का रिंग, रिंग मतलब गोला। तो सी आधा ही होता है, पूरा कर देंगे तो फिर वो हो जाएगा। तो ये आधा ही है, मतलब गर्दन के आगे रहेगा, पीछे नहीं रहेगा। नली जैसे है ऐसे, तो नली ऐसे ले लें, तो नली तो राउंड है ऐसे, पाइप ऐसे गोल है, लेकिन पीछे साइड में रिंग नहीं है, आगे ही साइड में है ऐसे। तो आगे साइड में है तो आधा गोल है, तो आधा गोल क्या होता है? ऐसे सी होता है। तो सी आकार का है, सी आकार का, इसलिए इसको सी शेप रिंग कहते हैं। और जो सी शेप रिंग है, ये रिंग ध्यान रखना है कि कार्टिलेज का बना होता है। हम पहले बता चुके हैं आपको, यहां हड्डी नहीं है, कार्टिलेज है। इसको हड्डी से थोड़ा सा मुलायम
उपास्थि के रूप में देखा जाता है। ये क्या करता है, तो नली को फैला कर रखता है। पाइप को फैलाना होगा तो ये कार्टिलेज काम करेगा और पाइप को चिपकने नहीं देगा। अगर हवा जाना है और पाइप चिपक जाएगा तो हवा नहीं जाएगा, दम घुट जाएगा। यही करता है कोरोना वायरस, कि इसी नली में कफ इतना बना देता है कि कफ के कारण नली जाम हो जाता है, और नली जब जाम होता है तो हवा जाएगी ही नहीं अंदर, दम घुट जाएगा लोगों का। तो ध्यान रखना है कि ये कार्टिलेज है, और इस कार्टिलेज का निर्माण, कार्टिलेज से सी सेट रिंग का निर्माण होता है, और ये गर्दन के आगे वाले हिस्से में फेफड़ा के पहले तक, फेफड़ा के अंदर रिंग नहीं है, ध्यान रखना। कहीं पूछ देगा कि श्वसन अंग के अंतर्गत सी सेट रिंग होता है किसमें, तो हवा की नली में। और हवा की नली में कहां तक, तो फेफड़ा के पहले तक, ये ध्यान रखना। अब आगे चले तो ये नली यहां से ऐसे आया, और देख रहे हैं यहां दो भाग में बटा, एक साइड इधर एक साइड इधर, और ऐसे खड़ा हूं तो ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। हमारा हाथ राइट में है ये, तो राइट वाला भाग ये राइट है और इधर वाला भाग लेफ्ट है। मतलब ये फेफड़ा जो है ये राइट लंग्स है कि लेफ्ट लंग्स है, और दोनों लंग्स में हवा जाए इसके लिए पाइप में डिवीजन हुआ है। दो शाखा बन गया, और एक शाखा है राइट वाला में चला गया, एक शाखा लेफ्ट वाला में चला गया। अब यहां ध्यान रखना है कि ट्रैकिया यहां तक आया था, यहां तक, जहां तक एक ही नली थी। जब ट्रैकिया दो नली बना तो फिर दोनों नली में जो शाखा हुआ, इस शाखा का फिर अलग नाम है, और शाखा को यहां हम दिखा रहे हैं, ध्यान रखना है, ब्रांच को हम दिखाने जा रहे हैं। तो जब ब्रांच हो गया ये वाला, तो जब शाखा आ गया तो इस शाखा का एक नाम है, और इस शाखा को ध्यान रखना है कि इस शाखा का नाम बहुत लोग जानते होंगे, बताएं। जो क्लास किए हैं नवजीवन कैंपस का ऑफलाइन क्लास, उनको तो पता होगा, और उनके लिए ये क्लास रामबाण की तरह काम कर रहा होगा, क्योंकि उनका पढ़ा हुआ है तो रिवीजन अच्छे से होता है, और तब दिमाग में चीजें सेट हो जाती है, इसलिए उनको ज्यादा फायदा होगा। और जो पहली बार देख रहे हैं उनको भी चीजें याद हो जाएगी, एक दो बार आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये ट्रैकिया था, ट्रैकिया बटा तो क्या बना, ब्रोंकी बना। तो ये ध्यान रखना है क्या है, ब्रोंकी। तो ब्रोंकी कहते क्या होगा, तो क्या कहेंगे कि ट्रैकिया जब शाखा में बटता है तो उस शाखा का नाम क्या है, ब्रोंकी। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है। एक नली आया था, दो नली बना, तो जो शाखा बट गया उसी का नाम ब्रोंकी। यहाँ हिंदी नहीं ढूंढना, हिंदी ढूंढेंगे तो आप कंफ्यूजन में पड़ेंगे, और आपके लिए वो एनर्जी वेस्ट होगा और किसी काम का नहीं होगा। यहाँ जो भी पूछेगा आपको अंग्रेजी में पूछेगा एग्जाम, तो ध्यान रखना है। ये मेन नली ट्रैकिया, ट्रैकिया जब शाखा में बटा तो ब्रोंकी। अब ब्रोंकी घुस गया किसमें, फेफड़ा में। तो फेफड़ा में जब घुस गया तो देख रहे हैं फेफड़ा में घुसने के बाद एक नहीं हजारों ब्रांचेज, हजारों नहीं लाखों ब्रांचेज। मतलब ऐसे समझे कि एक नली इधर से आया, मेन नली, ये दो भाग में बटा। अब दो भाग में बटने के बाद ये ऐसे शाखा पर शाखा, शाखा पर शाखा ऐसे बनते जा रहा। ये शाखा का कोई लिमिटेशन नहीं, कितना शाखा बनेगा ये कहना मुश्किल है। ऐसे ये बटेगा, जितना चाहे उतना बटेगा ऐसे। तो ऐसे शाखा ये बढ़ते जा रहा। तो यहां से एक ही नली आया था, एक नली से दो बना, दो फेफड़ा में फिर शाखा बटने लगा, तो डिवीजन हुआ है। उसी तरह से यहां देखना कि एक नली आया, दो बना, दो फिर क्या हो रहा है, शाखा में बट रहा। तो जब ये शाखा पुनः पतले पतले शाखा में विभाजित होगा तब इसका एक अलग नाम हो जाएगा। मतलब अंदर फेफड़ा के अंदर हम चल गए हैं, और फेफड़ा के अंदर जो शाखा है इसको हम एक नाम देते हैं, जिसको ब्रोंकियोल कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना। मतलब हम ट्रैकिया से चले थे, पहुंच गए ब्रोंकियोल तक, तो ब्रोंकियोल हो गया। ट्रैकिया एक नली, एक से दो हुआ, ब्रोंकी हो गया। ब्रोंकी जब हजारों में बट गया, ऐसे शाखा का शाखा, शाखा का उप शाखा बनते बनते बहुत सारा हो गया, तो नाम हो गया ब्रोंकियोल। तो कभी कभी ट्रेन पूछ देगा बीपीएससी में, पीएससी में, कि बताएं ऊपर से नीचे कि कौन किसका शाखा है। तो ट्रैकिया अकेले है, इसका दो शाखा ब्रोंकी है, ब्रोंकी का कई शाखा ब्रोंकियोल, और ब्रोंकियोल तक ही नहीं रुकेगा। अब यहाँ जो शाखा बना है, जहां शाखा लास्ट करता है ऐसे, यहाँ अगर शाखा है और ये शाखा ऐसे यहाँ लास्ट किया, तो यहाँ पर एक छोटा सा बैलून बन जाएगा ऐसे। ये सब शाखा के लास्ट में, ये ध्यान रखना, जहां शाखा लास्ट करेगा वहां पर ऐसे एक बैलून बन जाएगा। ये ध्यान रखना, जहां भी लास्ट करेगा वहां पर एक बैलून बनेगा। तो बैलून बना हुआ है, सब देख रहे हैं यहाँ पर, और हमने ये बना करके दिखाया, उसको यहाँ समझा रहे। तो ये ध्यान रखना है, शाखा में शाखा बना, और शाखा फाइनली जो लास्ट किया
उसमें छोटा छोटा पैकेट बन गया, और जो बैलून बना इसको एयर सैक्स कहते हैं। एयर सैक्स, एयर मतलब हवा होता है, सैक्स मतलब पैकेट होता है, हवा का पैकेट है, तो ध्यान रखना है। अब ये ब्रैंक्यूल जब बटा तो क्या बना, एयर सैक्स बना। ये यहां बना हुआ है छोटा छोटा गोला, तो यही एयर सैक्स है जो हम समझाने के लिए इधर आपको बताए। तो ये एयर सैक्स है, और एयर सैक्स को बायोलॉजी में एक नाम दिया गया जिसको एल्वियोली कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्वियोली। यही मेन स्ट्रक्चर है फेफड़ा का। इतना सब करने के लिए जो हुआ है, बनावट दिया है प्रकृति ने, ईश्वर ने, वो इसको बनाने के लिए दिया एयर सैक्स। ऐसे समझें, एक पाव रोटी लें और पाव रोटी को काटेंगे तो अंदर में छोटा छोटा छिद्र मिलेगा, गोल गोल, तो छिद्र नुमा इसी तरह की संरचना है फेफड़े में। इसलिए ये एक पूरी तरह स्पंजी है, स्पंजी होता है। आप दबाएंगे तो ये सिकुड़ेगा और फैलेगा, क्योंकि अंदर में कुछ है नहीं, पूरा खाली जगह है, और ये छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में जिसमें हवा भरा रहता। जो हम सांस लिए, खींचे, तो गया सांस और ये बैलून में सब में भर जाता, और इसी के लिए नेचर ने इस फेफड़े का विकास किया। तो इतना चीज पहले स्ट्रक्चर में समझना है, कहां से चले थे कहां पहुंचे। अब यहां ध्यान रखना है कि पूरे फेफड़े में यही भरा हुआ है, एल्वियोली, और इसी के लिए सारा बनावट का काम हो रहा है। तो एल्वियोली पूरे फेफड़े में भरा हुआ है, और सारा काम फेफड़े का एल्वियोली ही करता है। 2 पॉइंट हम बोल रहे हैं, पूरे फेफड़े में एल्वियोली भरा है, और एल्वियोली ही फेफड़े का सारा काम करता है। इसलिए एल्वियोली को नाम दिया जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ये ध्यान रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सैकड़ों बार पूछा गया एग्जाम। स्ट्रक्चर मतलब संरचनात्मक, फंक्शन मतलब कार्यात्मक। मतलब क्या कि यह संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। किसका? फेफड़ा का। कभी पूछ देगा कि फेफड़े का मुख्य स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, तो एल्वियोली कहलाता है। पूछ देगा कि फेफड़े का यूनिट कौन है, तो एल्वियोली है। पूछ देगा कि फेफड़े का संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई किसको माना जाता है, तो एल्वियोली को माना जाता है। एल्वियोली है क्या, तो कुछ नहीं, एक एयर का बैलून है, पैकेट है। हवा जो हम सांस लेते हैं इसी में जाकर जमा होता है, और वहीं से वो अपना सारा काम करता है। इतना चीज पहले आप स्ट्रक्चर में ध्यान रखें। अब बाहर चलते हैं, तो ये ध्यान रखना कि फेफड़ा 2 है। जैसा इधर काम हो रहा है वैसा ही इधर भी काम हो रहा है। ये नहीं समझ लेना कि इधर बना है तो सर इधर है, इधर खाली है। ये खाली नहीं है, ऐसा ही समझना सब जगह है, जितना फेफड़ा है दोनों में। और फेफड़ा देखने में क्या है, तो एक कोन शेप है। कोन मतलब जैसे सॉफ्टी होता है, देख रहे इधर नुकीला है, इधर चौड़ा है, इधर नुकीला इधर चौड़ा है। तो कभी पूछ दे कि फेफड़े का आकार कैसा होता है, तो ध्यान रखना कि फेफड़े का आकार ऑलमोस्ट कोन शेप होता है, शंकु जैसा, कोन शेप। तो कोन शेप मतलब लगभग शंक्वाकार होता है। तो शंकु समझते होंगे, आइसक्रीम सॉफ्टी खाए होंगे, वैसा ही दिखता। अब ये शंक्वाकार फेफड़े की संख्या कितनी है, पूछ देगा कि मानव में फेफड़े की संख्या कितनी, तो 2। अभी हमने बताया लेफ्ट लंग और राइट लंग, तो 2 फेफड़ा है। मतलब संख्या कितनी है, तो संख्या 2 है। ये ध्यान रखना, 2 की संख्या में है। अब ये 2 फेफड़ा है, उसमें राइट और लेफ्ट पर थोड़ा सा ध्यान देना। जो कभी कभी माइन्यूटली बहुत गहराई से सवाल पूछेगा तो पूछेगा आपसे। तो राइट को देखें, ये वाला को, तो देख रहे हैं हमने 3 सेक्शन बनाया है, 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन। यहां बनाया है 2 सेक्शन, 1 और 2। मतलब ये फेफड़ा जो है ये टुकड़ों में बटा हुआ है, तो एक ही, लेकिन लगता है कि गैप है बीच में। और उस रूप में दाहिना वाला 3 खंड में बटा हुआ है और बायां वाला 2 खंड में बटा हुआ है। पहला डिफरेंस। दूसरा कि इन दोनों फेफड़े के बीच में रेड वाला क्या है, ये रेड वाला हमारा हृदय है, दिल है। ये दिल है, और ये दिल दोनों फेफड़े के बीच में बैठा हुआ है। इसलिए पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है चेस्ट। किसी का हार्ट में कोई समस्या होता है तो बीच में काम करना पड़ता है। हार्ट की सर्जरी करना होगा तो चेस्ट को बीच में जाकर के काम करना पड़ेगा। ये बहुत छोटा है, ये बड़ा है।
तो ये फेफड़ा है, हृदय है, और हृदय के दोनों साइड फेफड़ा। अब ये हृदय के बनावट की वजह से इस जगह है, इसलिए देख रहे हैं कि ऐसे ही कटा हुआ है। तो ये कटाव जो हुआ है बनावट में, इसके कारण से ये वाला इसकी तुलना में छोटा होता है। तो एग्जाम में पूछ देगा कि हमारा जो फेफड़ा है उसमें राइट और लेफ्ट में बड़ा कौन होता है, छोटा कौन होता है? तो लेफ्ट वाला छोटा होता है, राइट वाला बड़ा होता है। तो लेफ्ट वाला छोटा क्यों है? क्योंकि हृदय को रहने के लिए जो जगह चाहिए वो जगह इसी के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसलिए देखते हैं हृदय का, किसी को हार्ट प्रॉब्लम होता है तो कहते हैं चेस्ट दर्द कर रहा है, चेस्ट में भारीपन लग रहा है, दर्द करता है लेफ्ट साइड में। लेकिन लेफ्ट साइड में हृदय नहीं होता, हृदय एकदम सेंटर पार्ट में होता है, बीचों बीच होता है। लेकिन ये जब पंप करता है तो इसका दबाव नीचे ज्यादा पड़ता है, इसलिए फील होता है कि हमारा लेफ्ट वाला हृदय के कारण लेफ्ट वाला लंग्स में दर्द हो रहा है। और ये दर्द से आदमी अनुमान लगाता है कि कहीं हृदय में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि दो फेफड़ा का संख्या है, और ये फेफड़ा में ये ध्यान रखना है कि दो तरह का है, एक है राइट लंग्स और एक है लेफ्ट लंग्स। ये ध्यान देना है, ये राइट लंग्स है और दूसरा है लेफ्ट लंग्स। तो ये ध्यान देना है कि दो पार्ट में बटा हुआ। अब राइट और लेफ्ट को देखें तो हमने कहा कि बड़ा कौन है, कौन बड़ा है? तो ध्यान रखना कि राइट वाला बड़ा आकार में, राइट वाला क्या है, बड़ा आकार में, और लेफ्ट वाला छोटा आकार में। ये ध्यान रखना। जो हम एकदम स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं, और ये स्ट्रक्चर से बहुत सवाल पूछता है एग्जाम में, बार बार पूछेगा, तो स्ट्रक्चर पर पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे बॉडी की बात है। और हर एक आदमी को 10th 11 12 कर लेता है, 10th तक तो सबको बायो पढ़ना ही होता, तो पढ़ते हैं। तो ये हमारे बेसिक शरीर की बात है, इसलिए एग्जाम में सवाल पूछता। और कोविड-19 का प्रभाव है और इसी से जुड़ा हुआ यह बीमारी, तो उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम जो भी होंगे इस श्वसन अंग से जरूर सवाल पूछा जाएगा। ये ध्यान रखना, ये छोटा है, ये बड़ा। अब यहां ध्यान रखना कि राइट में हमने कहा कि राइट जो है ये 3 लोब्स में बटा हुआ है, 3 टुकड़ा है इसमें, जबकि लेफ्ट वाला 2 लोब्स में बटा हुआ है। तो लोब मतलब टुकड़ा होता है, खंड, और 2 मतलब 2, और यहाँ 3 मतलब 3। तो यहाँ 3 टुकड़ा हमने कहा, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, यहाँ 2 ही टुकड़ा। ये ध्यान रखना। और ध्यान देना है कि इन्हीं दोनों के बीच में हृदय अवस्थित है, हार्ट। हार्ट दोनों फेफड़े के बीच मौजूद होता है, फेफड़े के बीच मौजूद होता है, ये ध्यान रखना। तो कभी पूछ दे कि हृदय का लोकेशन क्या है बॉडी में, तो बिल्कुल दोनों फेफड़े के बीचों बीच है, ये ध्यान देना। तो यही हमारा फेफड़े का मेन स्ट्रक्चर की बात। तो इतना सी पहले ध्यान रखें। अब आगे चलते हैं, तो इसको मिटा रहे हैं, फिर हम लोग आगे के तथ्यों को देखें। और जो वीडियो को पहली बार इस क्लास के माध्यम से देख रहे हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने अपने ग्रुप तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि अच्छी चीजें बहुत ढूंढने पर मिलती है, जल्दी इजली नहीं मिलती। और जो भीड़ तंत्र है उस भीड़ तंत्र से बचाने का प्रयास करें, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि भीड़ तंत्र है, जनतंत्र और गणतंत्र भीड़ तंत्र में खो गया। तो उससे बचें और अपने आप को अलग रूप में डेवलप करने का प्रयास करें, पीछे चलने की आदत छोड़ें और अपना एक मार्ग बनाएं, अपना एक रास्ता बनाएं, अगर जीवन में सफल होना है तो ध्यान देना है। अब आगे चलते हैं। तो फेफड़े का हमने बताया सब कुछ। अब यहां ध्यान दें कि फेफड़े के बाहर एक लाइनिंग है, ऐसे दोनों फेफड़े के बाहर ऐसे एक लाइनिंग है, फेफड़ा अंदर में है, उसके बाहर एक लाइनिंग है। लाइनिंग को आवरण कहते हैं, कवर। और एक कवर के बारे में बार बार पूछता है, जैसे किसी चीज का छिलका होता है, प्याज का छिलका होता है, हमारे शरीर का छिलका है क्या, त्वचा। तो हर का कवर होता है। कवर क्यों? क्योंकि सुरक्षा चाहिए, अंदर की चीजों को कोई नुकसान न हो, इसलिए कवर चाहिए। तो ये हृदय का है, फेफड़े का कवर है। और कवर कहीं भी मिल जाए, आगे जितना भी पढ़ेंगे ऑर्गेन, वो सभी कवर आपको पूछा जाए। और इस कवर को प्लूरा कहा जाता है, ये ध्यान रखना। तो पूछ देगा कि फेफड़े के आवरण को कहा जाता है क्या,
प्लूरा बार बार पूछता, हृदय का पूछेगा, किडनी का पूछेगा, सबका पूछेगा। तो जहां जो आएगा वहां हम चर्चा करेंगे उसकी कहां पर कौन सा है। अभी फेफड़ा पढ़ रहे हैं, तो फेफड़े के बाहर एक कवर है जो इस फेफड़े को सुरक्षा दे रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, और इस कवर का नाम प्लूरा है। और ये ध्यान रखना है, फेफड़े और प्लूरा के बीच में स्पेस है, गैप है, और इस गैप में लिक्विड भरा रहता है, ऐसे कुछ द्रव भरा हुआ, दोनों में होगा, इधर भी होगा इधर भी होगा। हम एक को बताएं तो समझना है दोनों के बारे में, कि लकीर का फकीर नहीं कि सर जो कह दिए वही अपना भी दिमाग लगाना, उससे आगे सोचने का प्रयास करना। तो यहां पर ध्यान दें कि ये जो कवर है, कवर और फेफड़े के बीच में जो जगह है उसमें लिक्विड भरा हुआ, और इस लिक्विड का नाम प्लूरल फ्लूइड है, PLEURAL, प्लूरल फ्लूइड। ये ध्यान रखना, प्लूरल द्रव कहते हैं। तो फेफड़ा हो गया, फेफड़े के बाहर आवरण प्लूरा है, प्लूरा और फेफड़े के बीच में जो लिक्विड है प्लूरल फ्लूइड है, इतना समझना है पहले। और ये प्लूरल फ्लूइड फेफड़े को एक तो सुरक्षा देगा और फेफड़े की जो जरूरत होगी उसकी पूर्ति करेगा। इसको क्या क्या चाहिए, तो ये ध्यान रखना है कि प्रोटेक्ट करने वाला आवरण प्लूरा है, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ द्रव है जो इसको कवर्ड किए हुए कुशन के रूप में। और कभी कभी कुछ लोगों में इस आवरण के अंदर संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन, जो एक श्वसन अंग का बीमारी है। और जब प्लूरा में इन्फेक्शन हो जाएगा, ये ध्यान रखना, प्लूरा में कभी कभी संक्रमण हो जाएगा, इन्फेक्शन, तो संक्रमण के कारण एक बीमारी हो जाएगी, और ये बीमारी के बारे में पूछेगा जिसका नाम प्लूरिसी है। तो एग्जाम में पूछता है कि प्लूरिसी नामक बीमारी होती है हमारे शरीर के किस अंग में, तो फेफड़ा। तो ध्यान रखना है कि प्लूरिसी नामक बीमारी है जो प्लूरा में इन्फेक्शन के कारण होता है, तो इतना पहले ध्यान रखें। अब यहां ध्यान देना है कि फेफड़े में हमने कहा मुख्य रूप से क्या है, एल्वियोली। एल्वियोली ही सारा काम कर रहा है, एल्वियोली ही पूरा भरा हुआ। स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लंग्स इज कॉल्ड एल्वियोली। और एल्वियोली देख रहे हैं छोटा छोटा पैकेट है। अब इस छोटे छोटे पैकेट को ध्यान देंगे और इसकी संख्या काउंट करेंगे, तो ध्यान रखना है कि मानव के दोनों फेफड़ों में लगभग 700 मिलियन एल्वियोली होता है, एल्वियोली होता है, ये ध्यान देना, 700 मिलियन। और 700 मिलियन मिल करके हमारे दोनों फेफड़े का निर्माण करता। और ये 700 मिलियन जो एल्वियोली है, इसके द्वारा ध्यान देना है कि लंग्स के सरफेस एरिया का क्षेत्रफल वृद्धि करने में मदद मिलता है। और ये सरफेस एरिया लगभग 70 मीटर स्क्वायर होता है, ये ध्यान रखना है, 70 मीटर स्क्वायर, ये ध्यान देना, टोटल फेफड़े का एल्वियोली का वॉल्यूम। अब यहां ध्यान देना है कि 70 मीटर स्क्वायर लगभग एक टेनिस कोर्ट के बराबर होता है, टेनिस कोर्ट। तो ध्यान रखना, टेनिस कोर्ट समझते होंगे, तो वह ग्राउंड जिस पर टेनिस खेला जाता है वो टेनिस कोर्ट है। तो टेनिस दो तरह के होते हैं, एक टेबल टेनिस और एक लॉन टेनिस। एक टेबल पर खेलते हैं, ग्राउंड पर खेलते हैं। ग्राउंड वाला भी दो तरह का, एक क्ले कोर्ट पर होता है, ग्रास कोर्ट पर होता है। तो सब हम बताएंगे जब करंट अफेयर में क्लास से आएंगी, तो अलग अलग टॉपिक में सब चर्चा करेंगे अलग अलग चीजों के बारे में। और एग्जाम में बहुत सारे ये सब इंपॉर्टेंट तथ्य आपसे पूछे जाए। तो ध्यान रखना कि 7 मीटर स्क्वायर है, टेनिस कोर्ट के बराबर है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे स्किन का जो एरिया होता है, टोटल अगर त्वचा का क्षेत्रफल निकालें तो स्किन के क्षेत्रफल से लगभग 100 गुना अधिक होता है, ये आप समझ सकते हैं। मतलब टोटल जो एरिया है, क्षेत्रफल है, इस एल्वियोली के द्वारा वो हमारे पूरे स्किन त्वचा के क्षेत्रफल का 100 गुना अधिक है। और इससे पता चलता है कि ये बहुत बड़ा सरफेस एरिया का काम कर रहा है। जैसे समझें कि एक ऐसे दीवार लगाएं, एक कमरा हो ऐसे, तो कमरा में 4 दीवार है, तो इसका सरफेस एरिया 4 और 2 6 दीवार मिलकर होगा, एक नीचे और एक ऊपर छत भी होगा। तो इतना ही इसका सरफेस हो गया पृष्ठ क्षेत्र पर, ये ध्यान रखना। जबकि इसमें एक और दीवार लगा दे तो 2 सरफेस एरिया इस दीवार का भी बढ़ गया, एक और दीवार लगाएं तो और सरफेस एरिया बढ़, और दीवार लगाते जाएं तो अंदर में इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा। और यही वजह है
कि फेफड़े में एल्वियोली को ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रकृति ने डिजाइन करके फॉर्मेट किया है, बनाया है, ताकि इस फेफड़े का सरफेस एरिया इंक्रीज करे और हम अच्छे से सांस लें और अच्छे से हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। तो कभी पूछ दे कॉन्सेप्चुअली कि हमारे फेफड़े में एल्वियोली की संख्या लाखों में होती है, करोड़ों में होती है, इसका कारण क्या है? तो कारण यही है कि एल्वियोली के द्वारा फेफड़े का पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होता है। ये ध्यान रखना है, पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होता है, यही इसका मेन फंक्शन। और पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होने से क्या फायदा है? तो ऑक्सीजन के और CO2 के एक्सचेंज में मदद मिलती है और आसानी से ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय हो पाता है। ऑक्सीजन बॉडी में चला जाता है और CO2 बॉडी से बाहर आ जाता है, जो फंक्शन के तौर पर हम लोग देखेंगे आगे जब इसका चैप्टर क्लास होगा तब। अब यहां से आगे चलें तो ध्यान रखना है कि आगे अब इसके कुछ और स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने कहा कि ये थोरेसिक कैविटी में है, चेस्ट है, और चेस्ट में क्या है? रिब्स है, पसलियां हैं, पीछे हमारा बैकबोन है, आगे चेस्ट है। और ये क्या है? ये हमने पॉइंट दिया है, ये रिब हड्डियों का जगह है, यानी से ऐसे ऐसे हड्डियां इधर इधर से आकर फंसी हुई है, ऐसे हाथों में जैसे फंसा देते हैं उंगलियां को, तो ऐसे चेस्ट में फंसी हुई, बैकबोन से निकली है और आगे फंसी, और बीच में जो गैप है उसी में ये लंग्स दोनों सिचुएटेड है, अवस्थित है। अब यहां ध्यान रखना है कि जहां पर थोरेसिक कैविटी लास्ट हुआ उसके नीचे एक स्टीफ इलास्टिक लाइनिंग है जो फैलता है, सिकुड़ता है और स्टीफ है, मस्कुलर बना हुआ है, और इस स्ट्रक्चर का नाम डायफ्राम है। ये ध्यान रखना है, क्या है? डायफ्राम। तो डायफ्राम थोरेसिक कैविटी के सबसे नीचे वाला पार्ट, और डायफ्राम एक रेड यहां देख रहे हैं, ये एक पसली है और पसली से ये डायफ्राम जुड़ा हुआ है, और ये जोड़ने वाला जो संरचना है इसका नाम आपको ध्यान रखना है कि इसको एक नाम देते हैं जिसे इंटरकॉस्टल मसल कहा जाता है। पूछा एग्जाम में, क्या कहते हैं? इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं, ये ध्यान रखना है। और यही डायफ्राम मेन भूमिका निभाता है फेफड़े के कार्य में, साथ ही श्वसन में, गैसों के विनिमय में। तो इतना चीज आपको ध्यान रखना, जिसके द्वारा बहुत सारे सवाल आपको पूछे जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, कभी पूछ दे कि डायफ्राम जिस मसल से या जिस मांसपेशियों से, पसलियों से जुड़ा रहता है उसको कहते हैं क्या? तो इंटरकॉस्टल मसल। तो ये ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना है कि जो नीचे थोरेसिक कैविटी के सबसे निचले वाला भाग में वो क्या है? डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे फिर स्टोमिक वाला एरिया शुरू हो जाता है जिसको एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। तो इसको ध्यान रखें। अब यहां ध्यान देना है कि यहां पर जो ये फेफड़े का बनावट है, इसका मेन काम क्या है? क्यों नेचर ने बनाया इसको? तो ध्यान रखना है कि इसका जो मेन फंक्शन है वो फंक्शन है गैसों के एक्सचेंज में मदद करना, गैसों के विनिमय का कार्य संपन्न करना, ये ध्यान रखना। और गैसों का विनिमय जो होता है वो ऑक्सीजन और CO2 के बीच होता है। यही ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज किया जाता है। बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत है, वो ऑक्सीजन बॉडी लेगा, और बॉडी में जो CO2 बना है वो CO2 दे देगा किसको? फेफड़े को। और इसी के लिए सारा काम हो रहा है, इसी के लिए ये पूरा नेचर ने फेफड़े या रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिजाइन किया। तो ये ध्यान रखना है, कभी पूछ दे कि फेफड़े का मुख्य कार्य क्या है, तो कहेंगे फेफड़े का मुख्य कार्य गैसों के विनिमय करना है, ऑक्सीजन और CO2 के बीच में आपस में क्या करना है? विनिमय का कार्य करना है। तो इतना पहले आप ध्यान रखें स्ट्रक्चर को, बिल्कुल सिस्टमेटिकली ऊपर से नीचे कैसे कैसे आया है ये ध्यान रखना। अब यहां ध्यान देना है कि जो सारा कार्य होना इसके अंदर, क्योंकि फेफड़े के अंदर कार्य क्या होता है तो हम लोग पढ़ेंगे जब आगे चैप्टर आएगा सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वाला टॉपिक। तो ध्यान रखना है कि फेफड़े में जो मेन काम है वो काम है
वो काम है, फेफड़े का मुख्य कार्य क्या करना है, तो ब्लड को शुद्ध करना, ब्लड का शुद्धिकरण करना। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड का काम फेफड़ा करता है। एग्जाम में पूछता है बार बार कि हमारे शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो फेफड़े में होता है। और शुद्धिकरण फेफड़े में होने का मतलब क्या, तो ध्यान रखना है कि ब्लड दो तरह का है, एक है प्योर ब्लड और एक है इम्प्योर ब्लड। तो यही दो तरह का ब्लड है। प्योर ब्लड में क्या है, ब्लड और ब्लड के साथ अगर ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में हो तो कहेंगे प्योर ब्लड। और इम्प्योर ब्लड का मतलब क्या है, तो ब्लड के साथ अगर CO2 अधिक मात्रा में हो तो कहते हैं इम्प्योर ब्लड। और यही हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं, जहां पर ब्लड का सर्कुलेशन रूट देखते हैं। और यही काम करने के लिए इस पूरे श्वसन तंत्र का विकास हुआ है, ध्यान रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। होता क्या है कि ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया ब्रोंकी में, ब्रोंकी ब्रैंकियोल में। तो ये ध्यान रखना है कि ये ट्रैकिया आया ऐसे, ट्रैकिया बट गया ब्रोंकी में और ब्रोंकी बट गया ब्रैंकियोल में। तो ये ध्यान रखना है कि ये नली ऐसे और नली के अंदर लाइनिंग है ऐसे, और लाइनिंग में जो बना हुआ है लाइनिंग, हमने पढ़ा है टिश्यू में कि लाइनिंग जो होता है किसी भी नली का वो बनता है किससे, तो हमने पढ़ा है कि जो लाइनिंग होता है वो इपिथेलियल टिश्यू से बनता है, उपकला उत्तक से, ये हमने बताया है आपको। तो किससे बनता है, इपिथेलियल टिश्यू से। अब यहाँ इपिथेलियल में जब आप ट्रैकिया, ब्रोंकी और ब्रैंकियोल की बात करें, ट्रैकिया, ब्रोंकी और ब्रैंकियोल, बात फिर तो एल्वियोली में पहुंच जाएंगे। तो एल्वियोली को छोड़ दें तो जो नलियां हैं, जो पाइप है ये या इसके अंदर नली, तो ये ध्यान रखना है कि 3-4 चीज हो गया। एक हो गया ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद हो गया ब्रोंकी, और ब्रोंकी के बाद हो गया ब्रैंकियोल, ब्रोंकियोल। तो ये ध्यान रखना, ये 3 स्ट्रक्चर है, तीनों नली है, और तीनों नली में इपिथेलियल टिश्यू है। लेकिन इपिथेलियल टिश्यू जो है इसका नाम सीलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू होता है, ये ध्यान रखना है। ई फॉर इपिथेलियल, टी फॉर टिश्यू, सीलिएटेड इपिथेलियल। तो सीलिया है, रोम जैसी संरचना है इसमें, जैसे नाक में बाल होता है वैसे ही नलियों में महीन महीन रोम जैसी संरचना होती है। और वो क्या करता है कि जो हवा नाक में फिल्टर नहीं हो पाया, गंदगी धूल का अंदर चला गया, उसको फेफड़े में जाने से रोकता है, और वो फिल्टर करके फिर से कफ के माध्यम से शरीर से बाहर कर देता है। तो एग्जाम में कभी कभी कॉन्सेप्चुअली पूछेगा कि हमारे हवा की नली का आंतरिक लेयर या इंटरनल लेयर जो होता है वो किस इपिथेलियल टिश्यू से बना होता है, तो ये सीलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू से बना होता है। तो इतना आप ध्यान रखें इस संरचना के बारे में। अब इसका हम लोग कार्य देख लेंगे अगले क्लास में, जब जीव विज्ञान का क्लास होगा, तो वहां पर हम लोग लंग्स के फंक्शन पर बात करेंगे कि कैसे ये काम करता है, कैसे यहाँ श्वसन क्रिया का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो इसको आज यहीं तक रहने दें, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में कल सुबह मॉर्निंग 7 बजे करंट अफेयर के साथ। तो जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें, मुस्कुराहट रखें चेहरे पर, और बिल्कुल तनाव को दूर भगाएं। जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां होती है, लेकिन परेशानियों से जूझ कर ही जिंदगी जिया जाता है। तो देश की एकता अखंडता के लिए एक बार बोले सब मिलकर, जय हो मैया की। थैंक यू।